प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व वाले वीडियो के अंतर्गत हमने एकल व्यक्ति कंपनी के बारे में पढ़ा कि एकल व्यक्ति कंपनी क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और इस तरह की जो कंपनी है उनके निर्माण का प्रारंभ कब हुआ। तो जैसा कि आपको पूर्व में भी मैं बता चुका था कि 2013 के कंपनी विधान से पूर्व एकल व्यक्ति कंपनी के निर्माण की अनुमति भारत में नहीं थी, अर्थात 1% कंपनियां भारत में नहीं पाई जाती थी। लेकिन अभी जो 2013 का जो कंपनी विधान बना उसमें एकल व्यक्ति कंपनियों को भी अनुमति दे दी गई है और उन्हें भी कंपनी के वो समस्त अधिकार छूटें प्राप्त हैं जो एक सामान्य कंपनी को प्राप्त होती है, चाहे वो लोक कंपनी हो या अलोक कंपनी हो। असल में जैसा कि पूर्व में भी मैंने जिक्र किया कि इस तरह की कंपनियों के निर्माण की अनुमति के पीछे कंपनी विधान की मंशा ये रही है कि हम एकल व्यक्ति कंपनी के निर्माण की अनुमति देकर जो सॉल ट्रेड है, एक व्यक्ति व्यापार जो है, एकल व्यक्ति व्यापार है, उसके दोषों का निवारण कर सकते हैं, उसकी डीमेरिट्स को हम जो है हटा सकते हैं। साथ ही कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित कंपनियों को मिलने वाले जो छूट या विशेषाधिकार है उसका फायदा एकल व्यक्ति कंपनी को भी मिले। अर्थात जैसा कि एकल व्यापार में, सॉल ट्रेड में सदस्य का दायित्व या सॉल ट्रेड के मालिक का जो दायित्व होता है वो प्राय सीमित होता था, लेकिन एकल व्यक्ति कंपनी के निर्माण की अनुमति देकर कंपनी ने उनके दायित्व को भी सीमित कर दिया है। तो एक तरह से ये कंपनी प्रारूप का एक नया अवतार है, हम ये कह सकते हैं कि एक नया अवतार है ये कंपनी प्रारूप का। तो आज हम जो है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि एकल व्यक्ति कंपनी के निर्माण संबंधी क्या प्रोविजंस हैं। प्रोविजंस एज टू फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी अर्थात 1% कंपनी। सबसे पहला जो प्रोविजन है वो है एक सदस्य से निर्माण, अर्थात ओपीसी या एकल व्यक्ति कंपनी या एक व्यक्ति कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका निर्माण केवल एक सदस्य द्वारा ही किया जा सकता है। आपने पढ़ा है कि निजी कंपनी के निर्माण के लिए 2 एवं सार्वजनिक कंपनी के निर्माण के लिए 7 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन कंपनी प्रारूप का यह अवतार केवल एक व्यक्ति से ही निर्माण प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहला एक व्यक्ति से निर्माण। दूसरा प्रोविजन है भारतीय नागरिक तथा सजीव व्यक्ति। यदि एकल व्यक्ति कंपनी का हम निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरी जो व्यवस्था है, दूसरा जो प्रोविजन है वो ये है कि वही व्यक्ति एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण कर सकता है जो भारत का नागरिक हो, दूसरा सजीव व्यक्ति हो, अर्थात निर्जीव व्यक्ति को एकल व्यक्ति कंपनी निर्माण की अनुमति नहीं है। तीसरा प्रोविजन है अधिकतम कंपनियों की संख्या, अर्थात एक जो एकल व्यक्ति कंपनी है उसका सदस्य अधिकतम कितनी कंपनियों में सदस्य हो सकता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है प्रिय विद्यार्थियों कि एकल व्यक्ति कंपनी का सदस्य केवल एक ही कंपनी का सदस्य हो सकता है, एक से अधिक कंपनियों का नहीं। अर्थात हम ये कहें कि एक व्यक्ति कंपनी में ही वो सदस्यता प्राप्त कर सकता है। चौथा, निजी कंपनी के रूप में समामिलन। ये हमने जब इसका परिचय पढ़ा तभी भी मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति कंपनी केवल निजी कंपनी के रूप में ही
समामेलित या पंजीकृत हो सकती है। अर्थात एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में एकल व्यक्ति कंपनी का निर्माण नहीं किया जा सकता। एक ही अभिदाता, एकल व्यक्ति कंपनी में अभिदाता भी एक ही होता है। अर्थात अभिदाता से आशय वह व्यक्ति जो कंपनी के पंजीयन के लिए उसके पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करे। जैसा कि निजी कंपनी में 2 अभिदाताओं की आवश्यकता होती है, सार्वजनिक कंपनी में 7 अभिदाताओं की आवश्यकता होती है जो उसके प्रारंभिक सदस्य भी कहे जाते हैं। लेकिन एकल व्यक्ति में अकेला व्यक्ति ही पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर कराकर कंपनी का समामेलन करवा सकता है। अभिदाता का नामांकित व्यक्ति, जो अभिदाता होता है एकल कंपनी का या एकल कंपनी का जो प्रारंभिक जो सदस्य होता है, उस प्रारंभिक सदस्य को अपना एक नामांकित व्यक्ति भी कंपनी के निर्माण के साथ तय करना होता है। अर्थात किसी को अपना नॉमिनी बनाना होता है। जो नॉमिनी है उसको बनाने और उस नॉमिनी की सहमति के लिए आईएनसी फॉर्म 3 और 4 में प्रावधान किए गए हैं। तो प्रत्येक अभिदाता, प्रत्येक से मतलब चूंकि एक ही अभिदाता इसमें होता है, उसका एक नामांकित भी होता है। उसका कारण ये रहता है कि एकल व्यक्ति कंपनी का भी स्थायी अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। यदि कंपनी के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, वो पागल हो जाता है या अन्य किसी कारण से वो अयोग्य हो जाता है, तो ऐसी दशा में उसका जो नामांकित है वो स्वतः ही कंपनी का सदस्य मान लिया जाता है। नेक्स्ट, केवल एक ही कंपनी में नामांकन। ये भी एक खास बात है कि आप जो है कोई भी व्यक्ति है वो एक से अधिक एकल व्यक्तियों में नामांकित नहीं हो सकता। वो केवल एक ही कंपनी का नामांकित बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य कंपनी में भी, किसी कंपनी का सदस्य है लेकिन वह किसी अन्य कंपनी का नामांकित है, नॉमिनी है, और वहां पर सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में उसे किसी एक कंपनी को छोड़ना होता है, क्योंकि वो वहां पर भी सदस्यता हासिल कर लेता है। नेक्स्ट आपके व्यस्त सदस्य तथा नामांकित। यह भी प्रावधान है कि एकल व्यक्ति कंपनी में जो सदस्य होता है वो व्यस्त होना चाहिए, अर्थात वो अव्यस्त नहीं हो। तो ये भी एक व्यवस्था है। साथ ही नामांकित भी व्यस्त होना चाहिए। आप अव्यस्त को अपना नामांकित भी नहीं बना सकते। तो कंपनी का सदस्य और नामांकित दोनों ही व्यस्त होने चाहिए। नेक्स्ट, नामांकित द्वारा सदस्य बनना तथा नामांकन करना। जो नॉमिनी होता है उसका सदस्य बनना तथा नामांकन करना, इस प्रोविजन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी कारणवश सदस्य की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने पर उसका नामांकित स्वतः ही जब सदस्य बन जाता है, तो ऐसी दशा में उस सदस्य बने नामांकित को अपना नॉमिनी नियुक्त करना होता है, और उस पर भी वही नियम लागू होते हैं जो ऊपर हमने पढ़े हैं कि वो नॉमिनी भी व्यस्त होना चाहिए। दूसरा, वह नॉमिनी जो है सहमत होना चाहिए नॉमिनी बनने के लिए। नेक्स्ट आपके पंजीयन। एकल व्यक्ति कंपनी का जो समामेलन है वो कोई भी एक व्यक्ति करा सकता है। इसके नाम से भी स्पष्ट होता है कि ये एक व्यक्ति कंपनी होती है, तो इसको कोई, इसके पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम को एक व्यक्ति तैयार करता है, उस पर हस्ताक्षर करता है। रजिस्ट्रार के यहाँ समामेलन, पंजीयन या रजिस्ट्रेशन हेतु वो आवेदन करता है, और वो कंपनी का यदि वो अपने प्रोविजंस को पूरा करता है तो अपना पंजीयन करा लेता है। नेक्स्ट, नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ना। एकल व्यक्ति कंपनी को भी अपने नाम के अंत में कुछ शब्द जोड़ने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि एकल व्यक्ति कंपनी केवल एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित हो सकती है, अर्थात ये सार्वजनिक कंपनी के रूप में स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहली बात तो नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी के नाम के नीचे इन्वर्टेड कॉमास में 1% कंपनी या ओपीसी लिखा जाता है। इस तरह से उसके जितने भी लेटर हेड्स है, परिपत्र हैं, यहां तक कि कंपनी का साइन बोर्ड है, या जहां जहां पर भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है वहां पर कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड और नाम के नीचे 1% कंपनी अंकित होना आवश्यक है। नेक्स्ट आपके संचालक। 1% कंपनी में केवल एक ही संचालक से की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि भाई निजी कंपनी में कम से कम न्यूनतम संचालक 2 और सार्वजनिक में 3 होने चाहिए। लेकिन एकल कंपनी का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें केवल एक संचालक से भी उसका संचालन किया जा सकता है। लेकिन यदि कंपनी चाहे तो इस संचालक की संख्या को वो बढ़ा सकती है, अर्थात 15 तक कर सकती है, और उससे अधिक भी वो करना चाहे तो इस तरह का प्रस्ताव पारित करके वो कर सकती है। नेक्स्ट आपके धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक व्यक्ति कंपनी नहीं। ये भी खास प्रोविजन है कि एकल व्यक्ति कंपनी का निर्माण धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता, यह प्रतिबंधित है। तो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एकल व्यक्ति कंपनी नहीं निर्मित की जा सकती। और सबसे आखिरी जो प्रावधान है वो है गैर बैंकिंग वित्तीय क्रियाएं न करें। एक एकल व्यक्ति पर यह भी प्रतिबंध होता है कि वो गैर बैंकिंग वित्तीय क्रियाएं न करे, यहां तक कि अन्य प्रतिभूतियों में भी वो विनियोग नहीं करे। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण के संबंध में क्या क्या प्रोविजंस कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिए गए हैं। इसी में हम थोड़ा सा और पढ़ना चाहेंगे नामांकितों के नाम में परिवर्तन या बदलाव। जैसा कि आपने देखा कि प्रत्येक एकल व्यक्ति कंपनी के निर्माता को या उसके सदस्य को अपना एक नॉमिनी बनाना होता है। कई बार जो नॉमिनी होता है उसके नाम में परिवर्तन या बदलाव की आवश्यकता होती है या बदलाव करना होता है। तो उसके संबंध में क्या प्रोविजन है? सबसे पहला जो प्रोविजन है वो है जब नामांकित स्वतः सदस्य बन जाए। ये स्थिति कब बनती है? जब कंपनी का मूल सदस्य मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अनुबंध के अयोग्य घोषित हो जाता है, तो ऐसी दशा में उसका नॉमिनी स्वतः ही जो है वो सदस्य बन जाता है। और ऐसी स्थिति में प्रावधान ये है कि वो सदस्य बना हुआ नॉमिनी अपना खुद का नॉमिनी नियुक्त करता है। तो उसे 15 दिवस के अंदर अपना नॉमिनी नियुक्त करके उसकी सहमति रजिस्ट्रार के यहाँ पर भेजनी होती है। जब नामांकित व्यक्ति अपनी सहमति वापस ले लेता है, एक स्थिति यह भी है कि किसी सदस्य ने किसी व्यक्ति को अपना नामांकित नियुक्त किया, लेकिन किसी भी कारणवश वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेता है, तो ऐसी दशा में उसके स्थान पर दूसरे किसी व्यक्ति को आपको नॉमिनी बनाना होता है और वह दूसरा व्यक्ति नॉमिनी बनने के लिए उसकी सहमति आपको लेनी होती है और इनको रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करना होता है। और तीसरी स्थिति जब सदस्य नामांकित के नाम में परिवर्तन करना चाहे। कई बार ऐसा होता है कि एकल व्यक्ति कंपनी का एकमात्र सदस्य अपना नॉमिनेशन चेंज करना चाहता है, अर्थात जिस व्यक्ति को उसने अपना नॉमिनी बना रखा है वो अब नहीं चाहता कि आगे वही उसका नॉमिनी रहे। ऐसी दशा में उसे अपना नॉमिनी परिवर्तित करना पड़ सकता है। इसके संबंध में भी ये प्रावधान है कि वो जिस व्यक्ति को भी नॉमिनी बनाए उसकी सहमति प्राप्त करे, तो उसके नॉमिनी बनाने की और उसकी सहमति की और यहां तक कि नॉमिनी परिवर्तन के लिए जो निर्धारित शुल्क है उस शुल्क जमा की
के जो फॉर्म है उनमें आवेदन कर रजिस्ट्रार को सबमिट करने होते हैं, जैसा कि INC 3 है, INC 4 है या INC 4 कोष्ठक 4 है। तो इस तरह से आज हमने एकल व्यक्ति कंपनी के निर्माण के संबंध में प्रावधान पढ़े। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो के माध्यम से